सर मून इन डिफरेंट हाउसेस। मून इन, हाँ ठीक है। मून, और मैं नवांशा के हाउसेस शुरू कर दिए थे हमने, तो उसमें लग्न कर लिया था। अच्छा लग्न में प्लैनेट्स वगैरह बिठा दिए थे हमने। हाँ। जुपिटर लग्न में होगा, वीनस लग्न में होगा, तो क्या होगा? हाँ। अच्छा एक सेकेंड। हेलो। हाँ प्रतीक। हम्म। ओके, सो हम लोग, तो हमने सारे प्लैनेट्स कवर कर लिए थे। फिर हाँ। ओके, ये वाली स्लाइड कवर हो गई थी। जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशंस हो गए थे। सूर्य, राहु, केतु, जुपिटर। सर आपने इतना बताया था कि सूर्य ये SRJK, सूर्य हम्म। राहु जुपिटर केतु इन फिफ्थ नाइन्थ एंड फर्स्ट हाउस गिव्स गुड रिजल्ट्स, गुड ठीक, एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है। तो इस जो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा है ना, अगर आप अपना नवमांशा चार्ट चेक करोगे तो आपके 1, 5, 9 का संबंध सूर्य, राहु, केतु और जुपिटर के साथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको टाइम चेंज करना चाहिए। अगर नहीं संबंध है तो आप ये ज्योतिष कर ही नहीं सकते हो, संभव ही नहीं है। हाँ। तो आप अगर अपना चार्ट, अपना अपना आप सब लोग चार्ट देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके 1, 5, 9 से सूर्य, राहु, केतु, जुपिटर का संबंध जरूर होगा। और ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप दो चार चार्ट्स में इसको अप्लाई भी कर सकते हो, आपको बहुत आसानी से ये चार्ट्स समझ में आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स गो। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग समझते हैं कि नवमांशा इज द चार्ट ऑफ धर्मा, धर्मा विच इज द 9th हाउस, एंड ऑल्सो इट इज चार्ट ऑफ लक, मतलब फॉर्च्यून का चार्ट है ये। फॉर्च्यून से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है धर्मा का। तो थोड़ा सा हम लोग आज धर्म के बारे में समझ लेते हैं, और धर्म को नवमांशा चार्ट किस तरीके से लिंक करता है। ठीक है ना? तो हमारे शास्त्रों में क्या मेंशन किया गया है कि धर्म के 4 पद होते हैं। ये 4 पद, ओके, तो हमारे शास्त्रों में धर्म के 4 पद बताए गए हैं। पद का मतलब होता है चरण, पैर। तो देर आर 4 पदास ऑफ धर्म। धर्म जो है वो 4 प्रक्रिया से काम करता है। ठीक है ना? तो हम समझेंगे कि ये 4 पद क्या हैं और इनका ज्योतिष या स्पेशली नवमांशा से क्या संबंध है। ठीक है? तो जो प्रथम पद आता है ना, जिसको धर्म का प्रथम पद कहते हैं, वो पद जो है, दिस इज गुड डीड टुवर्ड्स दी वर्ल्ड, संसार, जिसको हम बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम। मैं पूरे संसार को अपना परिवार समझता हूँ और उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, जिससे कि मेरी वजह से संसार को सुख की प्राप्ति हो सके, या संसार के लिए मैं धार्मिक कार्य करता हूँ। धर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मंदिर बनवा दिया, मतलब भूखों को खाना खिल। धर्म का मतलब बहुत कुछ है। खुद सही रास्ते पे चलना और दूसरों को भी सही रास्ते पे चलाना, ये धर्म की बात है। दुनिया के लिए मैं क्या करता हूँ, टू द एंटायर वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, एनवायरमेंट और एनिमल। आपका धर्म आज की डेट में ये है कि आप एनवायरमेंट की सुरक्षा करें। ये प्रथम पद है धर्म का, और ये हाईएस्ट पद है, उच्च पद है। ये आपके 10th हाउस को डिनोट करता है। दसम दसम घर में आपका क्या होता है?
आप दुनिया के लिए कर्म करते हैं जिससे कि दुनिया का धर्म अच्छा हो। अब एनवायरनमेंट में आप कचरा फेंक रहे हैं, आप नदियों को गंदा कर रहे हैं, आप व्हीकलर पोल्यूशन फैला रहे हैं, आप नॉइस पोल्यूशन फैला रहे हैं। आजकल रचना जी, मैंने अभी कल ही मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली में एक नया पोल्यूशन आया जिसको बोलते हैं लाइट पोल्यूशन। अच्छा। हाँ, दिल्ली में, जयपुर में इतनी रोशनी हो गई है कि आप रात में तारे नहीं देख पा रही हैं। नहीं इतनी देख पा रहे सर। अधिकतम रोशनी कर दी है। आपका दो तीन शहरों के नाम थे जिसमें जयपुर भी था, दिल्ली भी था। हर जगह, हर मॉन्यूमेंट्स पे इतनी लाइट लगा दी है कि मतलब आप ऊपर आसमान में देखते हैं तो आपको तारे नहीं दिखते हैं। तो ये हमारा धर्म गलत रास्ते पे जा रहा है। तो एज ए फर्स्ट पदा, मतलब एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारा कर्तव्य इस पूरी पृथ्वी की तरफ है। और दूसरा, एनिमल्स के प्रति जो हमारा व्यवहार है, जानवरों को हम, अब गायें जो पहले जमाने में हम घर में बांधा करते थे, अब गायें खुली घूम रही हैं, गाय पॉलिथीन खा रही है, गाय मर रही हैं, गायों को काटा जा रहा है, मतलब कई प्रकार की चीजें जानवरों के साथ हो रही हैं। तो हमारा जो जो धर्म का प्रथम पद है, वो आपको ये बताता है कि आप इस विश्व के लिए क्या कर सकते हो, इस संसार के लिए क्या कर सकते हो। तो आपको ये देखना है कि मैं अपने जीवन में इस विश्व के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि मैं बहुत समय से कोशिश ये करता हूँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूँ। मेरे पास कार है, बट जहाँ अवॉइडेबल है वहां मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ। जैसे ऑफिस में मेट्रो से जाता हूँ, तो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि ठीक है भाई, मेरी कार की वजह से दुनिया में पोल्यूशन ना हो। तो इसी तरह आपको भी अपने धर्म पे। और फर्स्ट पदा ऑफ धर्म इज डिनोटेड बाय द 10th हाउस। अभी हम इसको लिंक करेंगे आगे, ठीक है ना। सेकंड पदा पे आ जाते हैं। सेकंड पदा आपको कहता है कि दिस इज गुड डीड्स टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। चलो, आप दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, कम से कम अपने समाज के लिए तो करो। मान लो आप एक किसी विशिष्ट समाज, ब्राह्मण समाज से आते हो, क्षत्रिय समाज, और या और किसी समाज से आते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी सोसाइटी में रहते हो जो अपार्टमेंट वाली सोसाइटी है, कम से कम अपने अपार्टमेंट में तो आप कचरा मत फैलाओ। अपने अपार्टमेंट में आप लोगों को अच्छी शिक्षा दो। Like-minded people, when they come together in the society for sattvic purposes, this is considered to be the second pada of the dharma. आप जिस कॉलोनी में रह रही हैं, आप जिस किसी छोटी सी सोसाइटी में रह रही हैं, आपका एक होता है ना कि वैशाली नगर या दिल्ली में हम किसी, एटलीस्ट आप 10 12 15 20 100 घर मिलके कम से कम अपनी सोसाइटी को तो सुरक्षित करो। सोसाइटी में धार्मिक कार्य करो। धार्मिक कार्य का मतलब जिससे सोसाइटी का उत्थान हो सके, where we can improve the society. This is the second pada. Third pada is when you do good deeds to your family. फैमिली का मतलब हो गया आपकी फैमिली या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरी बुआ, चाचा, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी। इस तरह की चीजें अगर आप अपनी फैमिली, सपोज आपकी फैमिली में किसी को कोई आवश्यकता है, आप आगे बढ़े, आपने उसको हेल्प किया। सो थर्ड पदा ऑफ धर्मा सेज कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिहेवियर करो, अच्छे धर्म का मतलब परिचायक बनो। फोर्थ पदा ऑफ धर्मा, ये फोर्थ पदा कहता है कि अंत में, सबसे लास्ट में आप अपने बारे में सोचो। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। जब आप अपने लिए ठीक करने लगते हो ना, मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट सोसाइटी पे जाता है। तो जो हमारे शास्त्रों ने बताया, चार पद में सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना गया कि आप विश्व के लिए क्या करते हो, फिर आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या करते हो। सोसाइटी का मतलब देश भी हो सकता है, वर्ल्ड से आप कंट्री पे आए, कंट्री से फिर आप अपनी फैमिली पे आते हो, और फैमिली से फिर आप अपने सेल्फ पे आते हो। द फोर्थ जो धर्म का पद है, दैट इज दी योर सेल्फ। इन चारों पदों को हम चार पिलर्स बोलते हैं, और ज्योतिष की भाषा में इनको हम केंद्र हाउसेस बोलते हैं, 1 4 7 10। इसीलिए ये चार्ट के ये चार पिलर्स होते हैं। अगर इन पिलर्स पे मेलेफिक्स है ना, तो उस व्यक्ति का सबसे पहले क्या खराब होगा, धर्म खराब होगा। लग्न में, फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 10th हाउस में, सबसे पहले तो जिस भी हाउस से संबंधित उसका काम होगा ना, वो वहां पे अधार्मिक कार्य करेगा। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट। अब हमारे शास्त्रों में श्री नारायण, श्री विष्णु, ये इनको प्रोटेक्टर ऑफ धर्म माना गया है। और ये आप देखोगे कि ये हमारे जो नारायण है ना, ये हमारे चार पीठों में विराजमान है। हिंदुस्तान में चार धर्म तीर्थों में ये विराजमान है, और वहां पे ये अलग अलग पोस्चर, यानी कि इनका
इनका जो एक बैठने का तरीका है वो अलग अलग डिफरेंट तरीका है। वहां पे एक पर्टिकुलर धर्म धर्म के मतलब धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनका एक पोस्चर दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लग्न, जो कि आपका फर्स्ट हाउस है, वहां पे प्रभु नारायण खड़े हैं। कहाँ पे है ये? श्री जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ही इज द अपहोल्डर ऑफ सत्या, ही इज द परफेक्ट इंटेलिजेंस ऑफ नॉलेज एंड प्योरिटी। यहाँ पे इनको क्यों खड़ा किया गया है? बिकॉज वो खड़े होके पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि भाई आपको सत्य पे रहना है, आपको इंटेलिजेंट रहना है और आपको प्योर रहना है। तो लग्न में हमने भगवान का क्या स्वरूप दिया? स्टैंडिंग स्वरूप है लग्न में। और कहाँ पे हमारा लग्न कहाँ वास करता है? श्री जगन्नाथपुरी में। दूसरा फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में क्या है? माँ का घर है, रेस्ट है। यहाँ पे भगवान सोते हैं। और कहाँ सोते हैं भगवान? द्वारकाधीश में। आप जब द्वारकाधीश जाते हैं तो वहां पे भगवान रेस्ट करते हैं। और इसीलिए जब भगवान को रेस्ट करना था, आप पढ़ेंगे कथाओं में, द्वारका को नदी के समुद्र में सबमर्ज कर दिया गया कि बस बहुत हुआ, अब मुझे राज्य काज नहीं चलाना है। अब पूरी की पूरी द्वारका उन्होंने अंदर डाल दी। तो भगवान खड़े कहाँ पे हैं? जगन्नाथपुरी में। क्यों खड़े हैं? क्योंकि ही इज द अपहोल्डर ऑफ सत्य, ही इज परफेक्ट इंटेलिजेंस एंड प्योरिटी। फोर्थ हाउस कहाँ पे है? मतलब इस विश्व का फोर्थ हाउस में बता रहा हूँ, द्वारकाधीश में, जहां भगवान शयन कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस में भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान बैठे हैं। कहाँ पे है ये? बद्रीनाथ में। सेवेंथ हाउस हमारी तपस्या का घर है। तपस्या, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल यहाँ पे प्रभु सीधा अपना मेरुदंड सीधा करके श्री नारायण तपस्या में लगे हुए हैं। और टेंथ हाउस में क्या है? टेंथ हाउस में भगवान चल रहे हैं, बाल रूप में है। और ये कहाँ पे है? ये वृंदावन में है। यहाँ पे क्रॉलिंग करते हैं। 10वें घर से हमें मुक्ति भी प्राप्त होती है। ईश्वर यहाँ पे छोटे 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 काम कर रहे हैं, इसीलिए टेंथ हाउस हमारे कर्म का होता है। ये क्लियर है? तो अब आप देखो कि नवमांशा को हमारे पराशर ऋषि ने कितनी खूबसूरती से श्री नारायण के साथ लिंक कर दिया। आपका नवमांशा चार्ट सिर्फ मैरिज के लिए नहीं है, आपका नवमांशा चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है कि ईश्वर ने आपको किस काम के लिए भेजा है। आप धार्मिक हो, अधार्मिक हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल दिस इज सीन फ्रॉम नवमांशा चार्ट। ठीक है? तो आपको पता था जगन्नाथपुरी में भगवान खड़े क्यों रहते हैं, और द्वारकाधीश में भगवान शयन करते हैं, बद्रीनाथ में भगवान बैठे हैं, और वृंदावन में भगवान चल रहे हैं, छोटे बाल रूप में अपना कर्मा डेवलप कर रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ओके तो अभी हमने केंद्र हाउस पकड़ लिए। केंद्र हमारे 4 पदार्थ हैं धर्म के, इसीलिए नवमांशा के जो केंद्र हैं 1 4 7 10 वो आपके धर्म के चारों पदों को। अब दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस आता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइन। ट्राइन का मतलब हो गया 5 और 9। 1 तो केंद्र में भी आता है ट्राइन में, तो 1 को छोड़ के वी विल ओनली टॉक अबाउट ट्राइन। अब ट्राइन क्या होता है? फिफ्थ हाउस को आप क्या कहते हो? पूर्व पुण्य। ठीक है ना? तो पास्ट जन्मों में। और नाइन्थ हाउस क्या होता है? हमारा डीएनए होता है, हमारे फोर फादर्स होते हैं। तो दोनों फिफ्थ और नाइन्थ हाउस जो हमारे ट्राइन हाउसेज है ना, उससे हमें क्या होता है कि हमने जो पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं वो धीरे धीरे हमारे नेचर के अंदर वो चीजें घुस गई हैं। मान लीजिए पिछले जन्म में मैं एस्ट्रोलॉजर था, तो एस्ट्रोलॉजी इस जन्म में बाय बर्थ मुझे मिल जाएगी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई भी चीजें या एबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं ना कि मेरे अंदर ये स्किल है। कोई बच्चा होता है ना 8 साल की उम्र में पियानो बजाने लगता है, तो आप उसके ट्राइन्स को नवमांशा में देखो। उसके ट्राइन्स उसको पास्ट जन्म से वो गुण लेके दिया है, जिससे कि वो इस जन्म में बजाने लगता है। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो आराम से छोटी सी उम्र में वो पियानो पकड़ा दो वो बजाने लगता है। कोई बच्चा छोटी सी उम्र में तबला बजाने लगता है। तो जो ट्राइन्स है ना नवमांशा में, वो आपकी नेचुरल एबिलिटी बताते हैं, जो कि उसके पास्ट बर्थ के नॉलेज की वजह से आई है। हर जन्म में हम जब मनुष्य जन्म लेते हैं ना, तो उस जन्म में हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करने। सपोज रचना जी आपका ये पहला जन्म है या सौरभ का पहला जन्म है, आप इस जन्म में आपने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी सीखा, फिर आपका नेक्स्ट जन्म फिर मनुष्य में हुआ। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है ये आप एज इट इज अगले जन्म में लेके जाओगे। तो आपका क्या है, आप पैदा होते ही बचपन में आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो जाएगा।
तो जो ये ट्राइन हाउसेज है ना, ये हमको बताते हैं कि हमारी नेचुरल एबिलिटी फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ क्या है, हम पीछे से क्या गुण लेके आए हैं। इनमें जो प्लैनेट बैठेगा वो गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। बस फर्क क्या है कि जो फिफ्थ हाउस होता है उसमें बाय बर्थ वो गुण आपके अंदर होगा, लेकिन नाइन्थ हाउस में अगर प्लैनेट बैठा है तो वो गुण होगा, लेकिन नाइन्थ हाउस बिकॉज गुरु का हाउस है, आपको एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ के वो स्किल सीखना पड़ेगा। आपके अंदर वो स्किल है, लेकिन उस स्किल को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको एक गुरु लगेंगे, आपको एक संस्थान लगेगा, आपको एक एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी या एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लगेगा। आप पहले से मेडिटेशन जानते थे, बट जब आपके जीवन में श्री श्री रविशंकर आए या सदगुरु आए, आपका मेडिटेशन का लेवल बढ़ गया, बिकॉज वहां पे क्या था, आप नाइन्थ हाउस से गवर्न हो रहे थे। तो अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट आपके फिफ्थ हाउस में, तो वो काम आप बाय बर्थ करते हो। हमने वो चैप्टर पढ़ा ना जिसमें कि हमने लग्न में एक एक प्लैनेट को बिठाया और उसकी क्वालिटीज देखी, सेम चीज आप ट्राइन में भी होता है। अगर किसी के ट्राइन में सन है तो वो रिदमिक होगा, किसी के मून है तो वो सिंगिंग होगा, फूड होगा। जो हमने उन प्लैनेट्स का पढ़ा है वो सेम ट्राइन में अप्लाई होता है, 5 और 9 में। बस फर्क इतना है कि फिफ्थ हाउस में बच्चा अपने घर में ही सीख लेता है, वो यूट्यूब के वीडियो से सीख लेगा, वो सुन के सीख लेगा। बट नाइन्थ हाउस में उसको एक संस्थान में, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, एक कॉलेज में, कहीं पे मतलब उसको बाहर जाना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 5 और 9। अब हम देखते हैं कि हमारे ट्राइन्स में अगर बेनिफिक हैं तो उस मतलब ये जो एबिलिटीज आप पिछले बर्थ में ला रहे हो ना, ये बेसिकली श्री नारायण की कृपा है। और कौन सा बेनिफिट किसकी ब्लेसिंग दे रहा है वो आप देख लो। अगर 5 और 9 में जुपिटर बैठा हुआ है तो आपको डायरेक्टली शिवा की ब्लेसिंग दे। अब मैं क्यों कह रहा हूं, अब इस मुद्दे पे आते हैं कि सपोज आप जन्म अपने चार्ट में जुपिटर को 5 या 9 में या ट्राइन में लेके आए हो, आपके ऊपर किसकी कृपा है, ब्लेसिंग्स ऑफ शिवा, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय शिवा। लेकिन आपके जो कर्म है ना वो बहुत खराब है, तो यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज आपकी अंदर की एबिलिटी क्या कह रही है कि भाई आप रिलीजियस हो जाओ, आपके ऊपर शिवा की ब्लेसिंग है। पर सामाजिक दोस्ती यारी में पढ़ के आप गलत काम कर रहे हो, सो दिस विल बैकफायर। तो नवमांशा से हमने समझ लिया कि भाई इसके ऊपर शिवा की ब्लेसिंग है, इसको शिवा से जोड़ दो, ये ठीक हो जाएगा। अगर आपके ट्राइन्स में वीनस है तो आपके ऊपर किसकी कृपा है, महालक्ष्मी की कृपा है। मतलब आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें बहुत सारा पैसा है, और आएगा पैसा, बिकॉज आपको पैसे कमाने का तरीका आप पिछले बर्थ से सीख के आए हो, तभी तो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा है। अगर आपके ट्राइन्स में चंद्रमा है तो आपके ऊपर किसकी कृपा है, गौरी की, माँ दुर्गा की, देवी की कृपा है आपके ऊपर। आपके ऊपर इतने चंद्रमा इतने स्किल्स देता है ना, पेशेंस, ब्यूटी, म्यूजिक, आपको आपके अंदर भरमार होगी स्किल्स की, लेकिन उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको गौरी या देवी की उपासना करनी पड़ेगी। और लास्ट में मरकरी, जो हमारी नॉलेज है, अगर आपके ट्राइन्स में मरकरी है तो किसकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके ऊपर श्री विष्णु की ब्लेसिंग है। तो अगर आपके पास कोई नॉर्मली आता है कि मेरे को किसकी चैंटिंग करनी चाहिए, आप सिंपल उसके नवमांशा में देखो कोई बेनिफिक बैठा है, जो बेनिफिक बैठा है आप उसका मंत्र उसको दे दो। जुपिटर बैठा है, शिवा का मंत्र दे दो। वीनस बैठा है, माँ लक्ष्मी का मंत्र दे दो। चंद्रमा बैठा है, आप गौरी देवी या बुद्ध बैठे हैं तो आप विष्णु का मंत्र दे दो, उसकी लाइफ अपने आप सेटल होती चली जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर प्लेनेट ना बैठा हो, ठीक है ना, तो हम लॉर्डशिप देखेंगे, लेकिन लॉर्डशिप से भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई प्लेनेट अपनी दृष्टि दे रहा है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि प्लैनेट ना हो तो हमें क्या करना है। प्लैनेट ना हो तो आपको देखना है कि 5 और 9 पे डायरेक्ट दृष्टि कौन दे रहा है, उस प्लैनेट का आपको ध्यान करना है, या उस प्लैनेट के देवता की आराधना करनी है। और जरूरी नहीं कि हर किसी के चार्ट में ट्राइन्स में हो, हर कोई उतना लकी नहीं होता भाई। दुनिया में लोग एवरेज लाइफ भी तो जी रहे हैं, दुनिया में लोग बहुत हाई लेवल पे भी हैं, एवरेज भी हैं और लो लेवल पे भी हैं। तो नहीं है आपकी चार्ट में तो नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जियोगे। पर यदि आपके चार्ट में है तो इसका मतलब अगर आपने इन देवताओं को सिद्ध किया या इनकी आराधना की,
तो फिर आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता, फिर तो ब्रिलियंट है ये आपके लिए। क्लियर है रचना जी? सौरभ जी? हाँ हाँ सर, हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स स्टडी कि अब जैसे आपने लग्न चार्ट में हर भाव के बारे में समझा, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता हर डिविजनल चार्ट प्रत्येक भाव की एक अपनी व्याख्या करता है कि भाई नवमांशा में अगर फर्स्ट हाउस है तो उसका क्या मतलब है, दशांशा में फर्स्ट हाउस है तो उसका क्या मतलब है, षष्टियांशा में फर्स्ट हाउस से क्या मतलब है, D7 में फर्स्ट हाउस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नवांशा के एक एक हाउस को स्टडी करेंगे कि नवांशा में उस हाउस का क्या मतलब है। हो सकता है सेम एज लग्न चार्ट हो या हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। यहाँ पे थोड़ा मुझे आपका अटेंशन चाहिए। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो नवमांशा का फर्स्ट भाव होता है जिसको हम लग्न कहते हैं, वो क्या शो करता है, वो आदमी की लुक्स, अपीयरेंस, इनहेरेंट नेचर शो करता है, आदमी अंदर से कैसा है। फॉर एग्जाम्पल लग्न में आपके मरकरी बैठा है, सॉरी नवमांशा के लग्न में मरकरी बैठा है और D1 के लग्न में सूर्य बैठा है, तो बाहर से दुनिया के लिए तो आप सूर्य की तरह कड़क, इगोइस्टिक, लेकिन जब आप अपने घर में आते हो ना, तो आपके नवमांशा में जो मरकरी बैठा है वो एक्टिवेट हो जाता है। यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, बिकॉज जो नवमांशा के लग्न में प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट आपका ट्रू नेचर बताता है। ट्रू नेचर मतलब जो आपके इनहेरेंट नेचर है, जो आपके अंदरून का नेचर है, जो आपकी आंतरिक मनस्थिति है, वो बताता है। तो द लग्ना शोज लुक्स एंड अपीयरेंस, इनहेरेंट नेचर। जो राशि या जो प्लैनेट बैठा होगा, आपके इनहेरेंट नेचर उसी प्लैनेट के हिसाब से इन्फ्लुएंस होते हैं। सूर्य है तो आप उस तरह से बिहेव करेंगे, मरकरी है, चंद्रमा है। तो जब भी आप नवमांशा में जाओ, आप उसमें देखो कि कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो उस व्यक्ति का इनहेरेंट नेचर है। सो फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांशा चार्ट इज सिमिलर टू द फर्स्ट हाउस ऑफ लग्न चार्ट, उसके बारे में बताता है। अब हम आते हैं सेकंड भाव के बारे में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो चीजों का मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। एक ब्लैंक चार्ट बना लीजिए, किसी मेष लग्न का एक चार्ट बना लीजिए बस समझने के लिए। हो गया? ओके। अब इसको देखिए क्या लिखा है मैंने, इट इज ट्राइन टू 10th हाउस। ट्राइन का मतलब इट इज फिफ्थ फ्रॉम द 10th। आप काउंट करो 10th से, 10th से सेकंड हाउस कितना है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मतलब दशम का ट्राइन है। ट्राइन आप समझते हो ना, 5 और 9 ट्राइन होते हैं। तो 10th से फिफ्थ है, मतलब आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों के पुण्य को कौन सा हाउस दिखाता है? सेकंड भाव दिखाता है, नवमांशा का। तो अगर सेकंड हाउस आपका बहुत अच्छा है तो हम क्या कहते हैं कि आप मेहनत कम करते हो पर आपको फल अच्छा मिल जाता है। पर अगर सेकंड हाउस में बहुत से मेलिफिक बैठे हैं तो हम क्या समझेंगे कि भाई आपके जो कर्म है ना, उसका सही से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बिकॉज इट इज फिफ्थ फ्रॉम द 10th। सेकंड भावा ऑफ नवमांशा डिनोट्स कि आप अपने कर्मों का फल किस तरह से भोगेंगे। अगर सेकंड हाउस खराब है तो आपके कर्मों का फल उतना अच्छा नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहता है ना कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ या मैं इतनी मेहनत करता हूं पर उस हिसाब से मुझे कभी मिला नहीं। चेक योर सेकंड हाउस इन नवमांशा, बिकॉज इट विल शो द रिजल्ट्स ऑफ 10th हाउस। फिफ्थ क्या होता है? पूर्व पुण्य होता है। किसी भी हाउस से फिफ्थ क्या है? उसके पुण्य को बताता है। तो ये क्या है? 10th से फिफ्थ है। तो आपके कर्मों का पुण्य आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपका सेकंड हाउस बताता है। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको लगे कि बहुत टैलेंटेड था,
जो कि बहुत कुछ कर सकता था, इंटेलिजेंट था, मेहनती था, फिर भी उसको कुछ ज्यादा अचीव नहीं हुआ लाइफ में, जरूर नवमांशा में जाके देखिएगा सेकंड हाउस में कुछ इशू होगा, बिकॉज सेकंड इज फिफ्थ फ्रॉम 10th। क्लियर हो गया? ओके। इट इज एट्थ फ्रॉम द 7th हाउस। गिनो आप, सप्तम से अष्टम है। रचना जी? हाँ सर। ओके। अब अष्टम क्या होता है? अष्टम इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किससे सीक्रेसी है? 7th हाउस से। 7th से 8th है ना सेकंड हाउस, तो ऐसे व्यक्ति के सीक्रेट अफेयर्स होते हैं। इसीलिए सेकंड हाउस को हम क्या करते हैं, सेकंड मैरिज भी मानते हैं। पर कई बार क्या होता है, ये सेकंड मैरिज ना होके मैरिज में फुलफिल नहीं होता, यहाँ पे मेलिफिक्स होते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, ये आपको अफेयर्स दे देते हैं, मल्टीपल अफेयर्स दे देते हैं। अब आपको समझ में आया हम क्यों बोलते हैं कि सेकंड हाउस अगर आपका खराब है तो फिर आपके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं? पिछली क्लासेस में मैंने सिखाया था आपको, क्योंकि इट इज एट्थ फ्रॉम द 7th हाउस। 7th हाउस के जितने सीक्रेट, 7th हाउस क्या है? ऑपोजिट, ऑपोजिट सेक्स है आपका, सामने वाली महिला है या पुरुष है, तो उसके साथ कितने आपके मेलेफिक रिलेशंस होंगे, वो आपका सेकंड हाउस, या कितने सीक्रेसी वाले रिलेशनशिप होंगे, दैट विल बी टोल्ड बाय सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस विल शो योर सीक्रेट लव अफेयर्स। ओके। अगर मार्स और वीनस सेकंड भाव में है, इट इज वेरी बैड। क्यों बैड है ये? अगर मार्स और वीनस नवमांशा के सेकंड हाउस में, तो क्यों है? व्हाट इज मार्स? मार्स हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारी एनर्जी है, करेक्ट? मार्स डिनोट्स आर एनर्जी। एंड व्हाट इज वीनस? वीनस इज महिला के लिए पुरुष और पुरुष के लिए महिला। तो हम क्या करते हैं, जब मार्स और वीनस का कंजंक्शन सेकंड हाउस में होता है, तो सेकंड हाउस क्या है? सीक्रेट रिलेशनशिप है। हम अपनी सारी एनर्जी किसी महिला पे या किसी पुरुष पे लगा देते हैं, ये हमें कुछ नहीं करने देती। We always keep thinking about our secret relationship. The energy is invested into a woman or a man, या फिर जो वीनस के अलग दूसरे काम होते हैं, नशा पत्ती, शराब, ये सारी आपकी एनर्जी उसमें घुस जाती है। अगर आप किसी, अब आप ढूंढो अब चार्ट की, अगर किसी के नवमांशा के सेकंड हाउस में मार्स और वीनस है, देखो उसके चार्ट में क्या हो रहा है। पूरा का पूरा मार्स किसके साथ जुड़ गया? वीनस के साथ जुड़। आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक, आपने कोई मतलब किसी के साथ आपने अफेयर कर लिया है, अब आप सारी एनर्जी उस अफेयर को बचाने में, या उसकी सीक्रेसी ना पकड़ी जाए उसको छुपाने में, आज यहाँ मिलते हैं कल वहां, इसी में आप सारी एनर्जी अपनी लगा रहे हो। ओके। अगेन फिर सेकंड हाउस पे देखो, कितना इंटरेस्टिंग है ये। इट इज ऑल्सो थर्ड फ्रॉम द 12th। काउंट करो 12th से कितना है? ट्वेल्थ से सेकंड पढ़ रहा है, मतलब थर्ड थर्ड। हम्म। सो 12th से क्या है? थर्ड है ये। इसका मतलब 12th हाउस क्या है हमारा? इट इंडिकेट्स बेड प्लेजर्स। अगेन हमारा थर्ड हाउस क्या कहते हैं हम? पराक्रम। ये व्यक्ति किस चीज में पराक्रम कर रहा है? बेड प्लेजर्स में पराक्रम कर रहा है। ये इनिशिएटिव कहाँ ले रहा है? बेड कंफर्ट्स में ले रहा है। सो अगेन सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट बेड कंफर्ट्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप, सीक्रेट अफेयर्स, एंड आपके कर्मा का पुण्य आपको कैसे प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो रहा है कितना? मतलब भावत भावम से चीजें कितनी स्पष्ट हो जाती हैं। तो नवमांशा का सेकंड हाउस विल शो आपका पराक्रम बेड प्लेजर्स की तरफ कितना है, क्योंकि वहां पे सीक्रेट अफेयर्स भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? मार्स वीनस का कंजंक्शन में हमने देख लिया कि मार्स हमारी एनर्जी है, वीनस क्या है? ऑपोजिट महिला है या पुरुष है, सारी एनर्जी हमारी उसमें लग गई। इसीलिए जाके सेकंड हाउस में आप मैरिज कर लेते हो। तो जब भी हमें सेकंड मैरिज के बारे में देखना हो, हमें क्या स्टडी करना है? हमें सेकंड हाउस स्टडी करना है। क्लियर हो जाएगा। अब आपने इससे पहले सेकंड हाउस की ये व्याख्या नहीं सुनी होगी कि नवमांशा का सेकंड हाउस क्या करता है। लग्न के सेकंड हाउस में हम क्या बात करते हैं? कुटुंब की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, लेकिन नवमांशा का सेकंड हाउस देखो क्या बता रहा है आपको। है रचना जी आनंद का विषय? कितना बढ़िया सेकंड हाउस की व्याख्या मिल गई हमको।
सर और जो ये केंद्र में आपने बताया था कि ये विष्णु जी के ये रूप हैं, हम्म। तो उसमें उससे हमें क्या पता चलेगा सर? हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल। अब मान लो केंद्र में किसी के बेनिफिट बैठे हैं, ठीक है हाँ। ना, तो उसको हाँ। उसका नवमांशा मतलब उसका भाग्य, नवमांशा क्या है, भाग्य का चार्ट है। आप हाँ। केंद्र में बेनिफिट लेके बैठे हो, इसका हम्म। मतलब विष्णु जी आपको क्या कह रहे हैं कि बेटा धर्म पे चलो, अच्छा। धर्म के कार्य करो। लेकिन आप धर्म के कार्य नहीं कर पा रहे हो तो आप परेशान हो। हम्म। तो आपको ये देखना है कि आपका जन्म इस जीवन में किस लिए हुआ है, वो हम्म। आपने नवमांशा से देख लिया कि यार आपके तो यार केंद्र में बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, यहाँ पे हम्म। आपको अच्छे काम करने चाहिए, हम्म। आप अच्छे काम करो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप शुरू करो। और सर अगर मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हो तो क्या होगा? हाँ, मेलिफिक प्लैनेट बैठे हैं तो देखो वो व्यक्ति तो अधार्मिक है ही, वो अंदर से अधार्मिक है। हम्म। उसको मतलब उसको कभी ना कभी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो उसको हमें सचेत करना है कि देखो भाई साहब, आप ऑलरेडी मतलब बहुत डिस्टॉर्टेड हो। वो व्यक्ति ज्यादा आप उसमें सुधार नहीं कर पाओगे। वो व्यक्ति मतलब जैसे उसका आप अंतर्मन समझ सकते हो कि ये व्यक्ति वैसे ही करप्ट है, इसके अंदर ज्यादा हम चेंज, क्योंकि उसकी इनर्ट फीलिंग ऐसी है। तो उसको वो मेरे ख्याल से तो उसमें सुधरने जैसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में समझना हो तो ये जो धर्म के चारों पदा हैं, आप देखो कि इन इन इनमें क्या हाल है। अगर मेलिफिक बैठा हुआ तो उसमें आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उसका इंटरनल खराब है, वो इंटरनली अधार्मिक है। पर अगर कोई व्यक्ति अच्छे प्लैनेट लेके गलत काम कर रहा है, उसको आप रोक सकते हो कि भाई तेरा चार्ट कहता है कि तू थोड़ा से अच्छे काम करेगा, ईश्वर तेरे साथ खड़े हैं। हम्म। लेकिन जो व्यक्ति अगर मेलिफिक लेके बैठा है तो वो तो अपना धर्म खराब करेगा, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी को रेमेडी दो ना, तो उसका लग्न जरूर चेक चेक कर लो। अगर लग्न में फिक्स्ड राशि है तो आप उसका ज्यादा भला नहीं कर सकते हो। 2 5 सर 8। यार इसमें एक कंडीशन क्या है सर, अगर मेलेफिक हो स्वराशिक हो एक्सेल्ड हाँ, एक्सेल्ड तो फिर भी वो चल। नहीं, फिर उसके लिए अच्छी न्यूज है। अगर वो, हाँ हाँ। हाँ, अगर वो मेलेफिक प्लैनेट स्वराशि का है या उच्च का है तो उसको धर्म पथ पे चलाया जा सकता है, वो सुधरने के उसके चांसेस हैं। इट इज गुड। ओके सर ओके। लेकिन अगर वो मेलेफिक है और कोई उसमें मतलब कोई कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब ना वो स्वराशि का है ना वो उच्च का है, तो ऐसा व्यक्ति तो भैया अंदर से ही करप्ट है, वो कुछ नहीं कर सकते आप लाख कोशिश करोगे बट वो वैसे ही चलेगा। वो उससे तो सावधान रहने की जरूरत है। तो जैसे कई क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनका नवमांश आप देखोगे तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि ये क्यों क्रिमिनल है या ये क्यों नहीं सुधर सकता है। वो आएगा ही नहीं आपके पास। जिसको सुधरना होगा वही आता है एस्ट्रोलॉजर के पास। अब सेकंड हाउस आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको किसी की मैरिटल लाइफ को सही से स्टडी करना है ना, तो आप उसका सेकंड हाउस देख लो। कितनी चीजें हमने सीख ली। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सीक्रेट रिलेशनशिप, दूसरी मैरिजेस, कितना वो दूसरी औरतों से या पुरुषों से लिंक है, दूसरा उसके कर्मों का फल उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप अगर किसी को जानते हो जो बहुत टैलेंटेड हो लेकिन वो उतना अचीव ना कर पाए, आप उसका सेकंड हाउस चेक करो। उस पर जरूर मेलेफिक इन्फ्लुएंस होगा या वहां कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा, क्योंकि इट इज द फिफ्थ फ्रॉम द 10th। भावत भावम लगा के आप उसको चेक करो। ठीक है जी, लेट्स मूव। ओके, थर्ड भाव। अब क्या है, थर्ड हाउस क्या होता है, हमारे स्किल्स का होता है, हमारे हाथों का होता है। तो नवमांशा का थर्ड हाउस विल शो यू कि आपको किस तरह के स्किल्स आप अंदर से लेके पैदा हुए हो। अब ये कुछ जेनेरिक स्किल्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, बट ये आज के समाज में ये यूजफुल नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर सोचो कि किसी के थर्ड हाउस में सन बैठा है, तो जो हमारी बुक्स कहती हैं वो कहती हैं कि ही विल बी स्किल्ड इन स्मॉल फायर आर्म्स, टॉर्च लाइट, स्वॉर्ड, आर्चरी, पेन, कलम। थर्ड हाउस में जो कलम क्यों, बिकॉज सन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लैनेट, राजा है वो। इसलिए ऐसा व्यक्ति कलम से क्या ऑर्डर्स लिखता है। अगर थर्ड हाउस में सन बैठा है तो आप देखना ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं जहां पे कलम की बहुत पावर होती है। थर्ड हाउस सन इन नवमांशा इज अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट। अगेन लेट्स कम टू मून। मून क्या है, वाटर है, लिक्विड है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं,
दे मेक गुड कॉकटेल्स, इनको बोल दो कि शिकंजी बनानी है बहुत अच्छी बना देंगे, चाय बनानी है, मतलब दे डील इन लिक्विड्स, बहुत अच्छे तरीके से वो लिक्विड्स पे काम करते हैं मार्स वाले लोग। मार्स आपको पता है फाइटिंग का देवता है, सो नाइव्स, स्पीयर, गन्स, बैटल की बुक्स पढ़ना हो या और भी कोई इस तरह की चीज मार्स को अच्छा लगेगा। मरकरी, मरकरी क्या है? बुक्स, किसी भी तरीके की चीज वो पढ़ेगा, ही वुड लाइक टू रीड मोर एंड मोर बुक्स। जुपिटर, सबसे बढ़िया चीज, अगर आप किसी के जुपिटर थर्ड हाउस में देखते हो, आप उसको बोलो कि आप माला जपा करो। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि थर्ड हाउस के प्लैनेट को एक्टिवेट करने से क्या होगा? रचना जी सोचिए थोड़ा सा। 9th हाउस अफेक्टेड होगा। वेरी गुड। अगर आप थर्ड हाउस के प्लैनेट को एक्टिवेट करते हो या उसकी चीजों को करते हो तो आप अपने भाग्य को एक्टिवेट करते हो। तो मैं एक हमेशा रेमेडी करता हूँ कि कभी मुझे कोई चार्ट दिखता है ना इसमें थर्ड हाउस के मतलब जिसमें जातक के तीसरे भाव में जुपिटर है, उसको मैं बोलता हूँ कि भैया आप माला जरूर पकड़ लो, आप माला जपा करो। रोजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप, हाँ, मेरा थर्ड हाउस में है और मैं करता हूँ ऑलरेडी। अरे वाह, बहुत हाँ मतलब सौरभ उत्तम है आपके लिए। आप भोजन करो या ना करो, आपको माला जपना जरूरी। और दूसरा चीज सौरभ, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे या इंटरव्यू पे या किसी मीटिंग पे जाते हो, आपको माला जपते हुए जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मीटिंग से 5 मिनट पहले तक भी आप माला जपो, या अगर वो ऑफिस में पॉसिबल नहीं तो घर से आप माला जप के जाओ, आपका काम हमेशा बनेगा। हाँ सर बिल्कुल। जब मैं माला जपता नहीं हूँ लगता है कि दिन सब फिर से खराब जा रहा है। खराब जब मैं जाएगा। शुरू करता हूँ, हाँ हाँ, आप माला मैं आपको जब छोड़ना ही नहीं है, ये आपके लाइफ का मतलब स्टोरी है ये, आपको खुश हाँ रहना बिल्कुल है। सही कहा है। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही दिखता है मेरे लिए। बिल्कुल दिखेगा। अगर किसी के थर्ड हाउस में वीनस है तो वो कुछ भी पेंटिंग करे, उसको बस ब्रश कलर इस्तेमाल करना चाहिए, उसको थोड़ा सा फैशनेबल होना चाहिए, उसको थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक होना चाहिए, वो अपना भाग्य अच्छा करेगा। वीनस से रिलेटेड जितनी चीज आपके दिमाग में आती है, लेकिन उसको बोलो थोड़ी ड्राइंग कर लिया करो। जैसे आपके पास मान लो कोई डिप्रेशन का केस आता है, बच्चा डिप्रेस्ड है, आपने उसका चार्ट देखा, नवमांश में आपको थर्ड हाउस में वीनस दिख गया, क्या बोलोगे आप उसको रेमेडी के तौर पे? कि बेटा आधे घंटे आप पेंटिंग किया करो, आपके मन में जो आ रहा है आप बनाओ उसको पे। जैसे ही वो पेंटिंग करने लगेगा, उसका 9th हाउस, उसका धर्मा, उसका फॉर्च्यून उसको आगे बढ़ाएगा और वो इस परेशानी से निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नवमांशा का थर्ड हाउस डायरेक्टली आपके 9th हाउस को मतलब पावर देता है। तो जैसे सौरभ है, सौरभ आप जितनी माला करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट, सैटर्न हो, सैटर्न वाला क्या करेगा? उसको हेवी लोड उठाने में मजा आएगा। सैटर्न वाले को आप क्या करो, आप किसी ऐसे काम में लगाओ जहां मेहनत बहुत होता हो। जैसे घर में आपके काम चल रहा है, सैटर्न थर्ड हाउस में, उसको बोलो जाओ तुम सब्जी मंडी से आलू टमाटर ये सब लेके आओ। थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ना, लिफ्टिंग का काम है, भारी सामान उठा दे दो, उसका भाग्य अच्छा होगा। ओके, और क्या है थर्ड हाउस? बड़ा इंटरेस्टिंग है, नववांशा हमारी शादी का चार्ट होता है। 7 से काउंट कीजिए रचना जी, थर्ड हाउस। सर राहु और केतु को और बता दीजिए सर। हाँ, राहु केतु, जैसे राहु क्या है? मतलब डीप चिंतन या रिसर्च का विषय है राहु। राहु क्या करता है, मतलब अगर थर्ड हाउस में राहु है ना, उस व्यक्ति को अपनी औकात से ज्यादा सोचना चाहिए। उसको बोलो कि भाई तुम जो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी सोचो। अगर ऐसा व्यक्ति नॉर्मल चीजें करेगा ना तो उसका भाग्य कभी डेवलप नहीं होगा। जैसे सपोज कोई गांव का बच्चा है, वो बोलता है उसके राहु थर्ड हाउस में, तो वो उसको बोलो तुम विदेश निकलो, कोई ऐसा बड़ा काम पकड़ लो जो जनरली देखने में इम्पॉसिबल लगता हो। और थर्ड हाउस केतु, अगेन, थर्ड हाउस केतु में मेरा तो सबसे अच्छा रेमेडी है कि ऐसे व्यक्ति को गणेश साधना बहुत करनी चाहिए। और दूसरी चीज, फाइन जो चीजें होती है ना, जैसे मतलब जैसे घड़ी, घड़ी का मैकेनिज्म हो गया, या फाइन पेंटिंग्स हो गई, या फाइन नॉलेज हो गई, या मैथमेटिक्स। थर्ड हाउस केतु ऐसे बच्चे को बोलो मैथ्स किया करो दिन में 2 घंटे, उसका भाग्य इंप्रूव होगा। थर्ड हाउस केतु एस्ट्रोलॉजी पढ़ो।
राहु हैवी मशीनरी है। आप राहु थर्ड हाउस में मैंने करके देखा, मैंने बोला तुम जेसीबी देखा करो, हैवी मशीनरी, हैवी ट्रक्स को देखा करो, आएगा इफेक्ट आएगा, नाइन्थ हाउस एक्टिवेट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं जब ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने देखा यार नवांशा से कितनी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, थर्ड हाउस इज नाइन्थ फ्रॉम सेवंथ हाउस। काउंट किया रचना जी? सेवन से देखिए कितना आता है थर्ड हाउस। हाँ, 7 से 7 लगन तो 9th ही हो गया। नाइन्थ हो गया ना। ये सेवंथ हाउस आपका स्पाउस है और थर्ड हाउस आपके स्पाउस के पिताजी हैं, मतलब आपके फादर इन लॉ। शादियों में अगर कोई आपसे ये आके प्रश्न पूछता है कि भाई मेरा ससुराल कैसा होगा, तो आप फादर इन लॉ का अंदाजा बहुत प्रेम से थर्ड हाउस से लगा सकते हैं। उसमें जो प्लैनेट बैठा होगा या जिस प्लैनेट की दृष्टि होगी, कुछ कुछ वैसा नेचर फादर इन लॉ का होगा। ये बुक्स की चीज है। मुझे ये नहीं पता मदर इन लॉ के लिए क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि मे बी, बट फादर इन लॉ का नेचर बहुत हद तक मिलेगा ये। अब हमारा काम है कि हमें कुछ कुछ चार्ट्स पे ट्राई करना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, थर्ड हाउस हो गया। आ जाओ जी हम्म, फोर्थ फोर्थ हाउस पे। अब फोर्थ हाउस, जैसे कि हमने बताया कि जो धर्म के चार पिलर हैं, 1, 4, 7, 10, फोर्थ हमारा केंद्र भाव है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। क्यों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस? हमने क्या बताया था जब हमने पॉस्चर की बात की थी कि यहाँ पे नारायण किस अवस्था में है फोर्थ हाउस में? आराम आराम सो रहे हैं। आराम, शयन कर रहे हैं। और यहाँ पे इतनी शुद्धता है, इतनी शुद्धता है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु का हृदय है, यहाँ पे प्योरिटी है। आप देखो फोर्थ हाउस लग्न चार्ट हो नवमांशा में, अगर फोर्थ हाउस में मेलेफिक बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति का हृदय बहुत खराब होता है। और इसमें सिंपल सी मैं बात बता रहा हूं, अगर आपके फोर्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, आपको अपनी हृदय शुद्धि के लिए उस प्लैनेट के अवतार की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं सूर्य का अवतार कौन है? भगवान राम। भगवान राम। चंद्रमा भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। मार्स मंगल नरसिम्हा देव। मरकरी बुध। जुपिटर श्री वामन अवतार। शुक्र कौन है? परशुराम अवतार। शनि कौन है? कूर्म अवतार। राहु कौन है? वाराह अवतार। तो थोड़ा सा धीरे। हाँ, लिखा हुआ है रचना जी स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा हाँ, मैंने अच्छा आपके लिए पूरा बनाया हुआ, आप आराम से नोट करिए। अच्छा अच्छा। सूर्य, हम राम जी को बोलते हैं ना सूर्यवंशी थे, हाँ। कृष्ण जी चंद्रवंशी थे। तो चंद्र का रूप है श्री कृष्ण, मंगल के रूप नरसिम्ह अवतार, बुद्ध के रूप बुद्ध भगवान, जुपिटर वामन अवतार, वो जो छोटे से ब्राह्मण थे जिन्होंने 3 डग में पूरी पृथ्वी नाप दी। उसके बाद शुक्र परशुराम अवतार। शनि कूर्म अवतार। राहु वाराह अवतार। केतु मत्स्य अवतार। और अंत में हमारे लग्न श्री कल्कि अवतार। अब ये आप लोग के लिए होमवर्क है कि आपको इनके मंत्र ढूंढने हैं। नेट पे अवेलेबल है कि राम जी का कौन सा मंत्र करना चाहिए, कृष्ण जी का कौन सा मंत्र करना चाहिए। सर देखिए, इसमें लग्न कैसे देखेंगे सर? लग्न कैसे देखेंगे? ये इसमें लग्न का क्या मतलब हुआ? लग्न को छोड़ दो आप, लग्न का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो काफी लंबा है। आप 9 प्लैनेट्स पकड़ लो, लग्न को अभी छोड़ दो। वो वो जिस कल की अवतार की हम बात कर रहे हैं ना, वो लग्न अभी उदित होना है। अभी वो लग्न उदित हुआ ही नहीं है। ये हम विश्व लेवल पे एक बात कर रहे हैं। जब सब कुछ समाप्त होकर एक नया लग्न उदित होगा, तब कल की महाराज आएंगे। आप अभी बस प्लैनेट्स पे ध्यान रखो, कल की अवतार में बहुत समय है। तब इस पूरे विश्व का एक नया लग्न उदित होगा, क्योंकि खत्म होके पृथ्वी दोबारा से बिल्ड होगी और कल की अवतार खत्म करने आएंगे। जो महाप्रलय है ना, वो कल की अवतार के बाद होगी। तो फोर्थ हाउस में
मैं क्या बोल रहा था, कुछ अच्छा बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, इनके मंत्र जो है ना, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छा सा फंडा है। आपके कुंडली में ना 3 प्लैनेट्स सही होने चाहिए, आपकी लाइफ सेट रहेगी। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। ठीक है, सूर्य से रामा, चंद्र से कृष्णा, और बृहस्पति के लिए हरे। हरे रामा कृष्णा। अगर यही मंत्र का आप जाप करोगे ना, हरे राम कृष्णा। अब क्या है, जो इस्कॉन टेम्पल है उसमें क्या मंत्र जाप करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से क्या हो रहा है, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ये आपके टनाटन हो जा रहे हैं। इसीलिए इसको महामंत्र कहा गया है। हरे बृहस्पति के लिए आ गया, राम सूर्य के लिए आ गया, और कृष्ण चंद्र के लिए आ। 3 प्लेनेट आपने सेट कर लिए, बाकी प्लेनेट तो इनके आगे पीछे घूमते हैं। अगर आपको इतना लंबा मंत्र नहीं करना है तो सिंपल हरे राम कृष्ण या हरे कृष्ण राम, जिस भी संप्रदाय से आप हो। कितना लॉजिकल है ये। इस खुद इस्कॉन वालों को ये चीज नहीं पता कि इसको महामंत्र क्यों बनाया गया। करते हैं ना हरे कृष्ण 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 हरे, तो क्या वो हरे जुपिटर, कृष्ण चंद्र, और उसके बाद हरे राम 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 हरे हरे, राम से सूर्य। तीनों प्लेनेट सेट कर लिए, लाइफ सेट है इनकी। इसीलिए आप देखो इस्कॉन टेम्पल के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बढ़िया जीवन चल रहा है उनका मस्त, क्योंकि उन्होंने सन, मून, जुपिटर तीनों। आप देखना करके, कभी आप बहुत स्ट्रेस में हो ना, या कुछ काम ना बन रहा, आप हरे राम हरे राम कृष्ण, ये सिंपल सा मंत्र है। आप इसका 108 बार जाप करो, देखो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपका सन, मून और बृहस्पति तीनों सेट हो जाएंगे आपके। चलिए जी, 4th हाउस हो गया, पंचम भाव। अगेन पंचम भाव की हम बहुत बात कर चुके हैं। ये आपका पूर्व पुण्य भाव है, इसमें आपकी नेचुरल एबिलिटीज दिखाती हैं। जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हो, या जो प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा हो, पहले बैठक, फिर एस्पेक्ट, और फिर उसका लॉर्ड, उसके वो उस तरह के आपको नेचुरल एबिलिटीज दी गई हैं। कई बार क्या होता है, आदमी के अंदर कोई खास एबिलिटीज नहीं होती है, पंचम में कोई प्लैनेट ही नहीं है, अगर लेकिन बैठा है तो आपके अंदर वो एबिलिटीज है, आप उसको मैनिफेस्ट करो। हमने पढ़ लिया, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं भेज दूंगा, आई सेंड यू अ पिक्चर जिसमें कि पंचम भाव में प्लैनेट बैठा और क्या क्या एबिलिटीज हैं, वो मैं आपको टाइप करके भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास में। 6th भाव में आ जाइए जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। छठा भाव इज 12th फ्रॉम द 7th। देखिए है, सप्तम का 12वां है ना, हम्म। और 3rd हाउस से कितना है? 3rd हाउस से 4th है। 4th है। 3rd हाउस हमने क्या दिया था? फादर इन लॉ। हाँ। तो, तो देखो क्या कॉम्बिनेशन है, कि जब आपका अपने पति से टेम्पररी सेपरेशन होता है, तो आप कहाँ जाती हैं? अपने पिता के घर में जाती है। बन रहा है कनेक्शन? 7th हाउस से 12th हुआ 6th हाउस, और 6th हाउस क्या है? आपके पिता का घर है। 4th फ्रॉम द 3rd है। तो एक प्रिडिक्शन होती है कि अगर कोई महिला 6th हाउस में बहुत मेलेफिक लेके बैठी हुई है, तो बार बार उसका मन करता है अपने मायके जाने का। एंड ये शादी में प्रॉब्लमेटिक होता है। आप उसको प्रिडिक्शन दोगे कि आप ज्यादातर मायके में रहते हो क्या, वो बोलेगी हाँ, बिकॉज 6th सर। हाउस इज, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, नहीं समझ में आया ये। ओके, 6th हाउस फादर इन लॉ से कितना है? करिए, फादर इन लॉ का हाउस वो कौन सा है? 3rd हाउस। 3rd। 3rd हाउस से चतुर्थ है, हाँ। मतलब फादर इन लॉ का घर, रेजिडेंस। अच्छा। ठीक है ना, ससुराल। ससुराल हो गया ना। हम्म। और 6th हाउस क्या है? 7th का 12वां है। हाँ। 7th का 12वां मतलब हमारा स्पाउस हमसे दूर जा रहा है। हम्म। तो स्पाउस हमसे दूर किस रीजन से जाता है? एक सबसे बड़ा रीजन है, वो मायके चली जाती है हमारी पत्नी। हम्म। ठीक है ना, ये पत्नियों के केस में मैं बात कर रहा हूँ। तो हम्म। आप जिसका 6th हाउस में ज्यादा मेलेफिक बैठे हैं, हम्म। उसकी शादी खराब होने के पीछे उसके मायके वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है।
बिकॉज अच्छा। बार बार वो लड़की अपने मायके जाती है। हर ससुराल की, देखो आपकी भी जब शादी हुई, आपकी मम्मी ने आपको एक चीज सिखाई होगी कि बेटा ससुराल की चीज को ससुराल में रखना, बार बार मेरे पास मत आना। उसकी हम्म। प्रॉब्लम वही, अच्छी अच्छी माएँ यही सिखाती हैं। लेकिन जिस भी घर में मायके का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस घर में प्रॉब्लम्स होती है। तो सेवेंथ का 12th 6th हुआ, और फादर इन लॉ का 4th भी 6th हुआ। तो जो औरत बार बार अपने पिता के घर जा रही है, मतलब हस्बैंड के तो फादर इन लॉ हुए ना, हम्म। और उसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिकॉज 7th से 12th है। और इट कैन बी अ टेम्पररी सेपरेशन, खुशी खुशी में जा रही हो, शादी है, ब्याह है, वैसे भी जा सकती है हॉलीडे छुट्टी पे। अदरवाइज 6th हाउस इज ऑलवेज 12th फ्रॉम द 7th। 6th हाउस में अगर मेलेफिक बैठे हैं तो भैया ठीक नहीं, प्रॉब्लम चल रही है शादी में। 7th लॉर्ड नवमांशा का उठ के 6th में बैठ गया, ये 100% इंडिकेशन है कि शादी में प्रॉब्लम है। 7th लॉर्ड उठा और छठे में बैठ गया नवमांशा चार्ट में। लेकिन ऐसे ऐसी शादी में क्या होता है, डिवोर्स नहीं होता है। 35-35 साल शादी के हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में कोई अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती, लेकिन वो अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, लड़ते रहते हैं, कॉरल होता है। 6th हाउस क्या है, रोग रिपु ऋण, शत्रु का घर है ना। हम्म। हस्बैंड वाइफ शत्रु की तरह रहते हैं, बट दे डोंट गेट डाइवोर्स। उनकी पटरी नहीं बैठती, रोज लड़ते हैं, रोज सुलह करते हैं, लेकिन रहते साथ में ही, बट प्रॉब्लमेटिक मैरिज रहती है। ठीक है, चलिए 7th हाउस में आते हैं। अगेन ये केंद्र हाउस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे बड़ी बात किसका हाउस है, ये आपके स्पाउस का हाउस है। अब इसको थोड़ा सा हम डीपली समझ लेते हैं, ठीक है। 9th से कितना है 7th हाउस, गिनिए। 11th। 11th। आपकी पत्नी का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो आप धर्म पे नहीं चल सकते हैं, और उस धर्म का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। इसीलिए आपके धर्म के लाभ को लेने के लिए पत्नी का अच्छा, अब आप तो कह रहे हो, या पत्नी कह रही है कि पूजा कराते हैं, पति शराब पी के मस्त है, तो उसका धर्म का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपको धर्म के रास्ते पे चलना है या धर्म का फल देखना है, तो भैया 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज 11th फ्रॉम द 9th। 7th हाउस किसके ऑपोजिट है, फर्स्ट हाउस के लग्न के। हम्म। तो इट इंडिकेट्स ऑपोजिट सेक्स। पुरुष के लिए स्त्री भोग है, और स्त्री के लिए पुरुष भोग है। अगर स्त्री का चार्ट है तो सामने वाला हाउस पुरुष का है, उसका भोग करेगी वो। और अगर पुरुष का चार्ट है तो वो सामने वाला चार्ट स्त्री का है, उसका भोग करेगी वो। ओके, अगेन 3rd से कितना है वो, काउंट करिए। 5th। 5th है। मतलब आपकी जो स्किल्स हैं उसका जो मतलब ग्रोथ है, बिकॉज 5th क्या है, 3rd से ट्राइन में है। ट्राइन का मतलब कि हमें उसका लाभ मिलेगा, वो आपको 7th हाउस में मिलता है। कैसे आपकी स्किल का ग्रोथ 7th हाउस में, इसका क्या अर्थ है बताइए सौरभ, कैसे, हाउ हाउ विल यू प्रूव दिस पॉइंट, रचना जी। हाँ, फिफ्थ हाउस जैसे कि लर्निंग लर्निंग बोलते हैं, जो स्किल्स की लर्निंग करते करते शायद वह ग्रोथ हो जाए। तो 7th हाउस से क्या लिंक है। वही तो थर्ड से फिफ्थ है, तो आप, स्किल्स का लर्निंग। हाँ, लेकिन 7th हाउस क्या है हमारा, क्या होता है 7th हाउस। डिस्प्ले है। वेरी गुड। और आगे और थोड़ा सा सोचिए रचना जी, 7th हाउस में हम क्या और करते हैं। हम बिजनेस करते हैं, वेरी गुड। पार्टनरशिप करते हैं, और बताइए। और थर्ड, डेली डेली एक्टिविटी जैसे जो डेली का कमाते खाते हैं, जो शॉप वगैरह, छोटी एक। तो आप जब बिजनेस करते हो ना, तो आपके स्किल्स ही तो काम आते हैं। आप कैसे बात कर रहे हो, आप प्रोडक्ट कैसे दिखा रहे हो, इसीलिए जो आपके स्किल्स हैं वो 7th हाउस में जाके फलित होते हैं। भाई 3rd हाउस इज योर कम्युनिकेशन, 3rd हाउस इज योर स्किल। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स। तो 3rd से 5th मतलब मेरे स्किल्स का लाभ मुझे कहाँ मिलता है, बिजनेस में मिलता है। ठीक है, ओके। कोई डाउट रचना जी, सौरभ जी। नहीं सर। ठीक है, केंद्र अगेन, 7th इज केंद्र, 10th से हम्म। 4th है, 4th से 10th है। 10th
सॉरी, फोर्थ का फोर्थ है और टेंथ का टेंथ है। हमें किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ देखनी है ना, तो उससे उतना ही जाने पे उसकी स्ट्रेंथ समझ में आती है। आपका स्टेटस कैसा होगा वो टेंथ से टेंथ यानी वो सेवेंथ हाउस में बताता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप बाहर की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हो, लेकिन वाइफ आपकी या हस्बैंड आपको नीचा दिखाता रहता है, तो बाहर की पोजीशन का कोई फायदा नहीं। एक जज साहब घर में आके अपनी पत्नी से डर रहे हैं, या एक पत्नी बाहर आईएएस ऑफिसर और घर में आके उसकी कोई पूछ नहीं है, तो किस बात की आईएएस ऑफिसर है वो? उसी तरह आपके फोर्थ हाउस, सुखों का सुख कहाँ पे है? फोर्थ हाउस में माँ मिली, और माँ के बाद अगला सुख क्या होता है? अच्छी पत्नी का। तो आपके सुख, आप देखो ना, किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ यदि खराब है तो उसके सुख तो खत्म हो गए। तो सेवेंथ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, हाँ ये हो गया। अब हम अगला, हाँ, अब ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझिए कि प्लैनेट्स इन द सेवेंथ हाउस ऑफ D9 चार्ट, सेवेंथ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है D9 चार्ट में, वो आपके D1 चार्ट के लगने के साथ एनिमिकल नहीं होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं, आपके D1 चार्ट के लग्न में जो प्लैनेट बैठा है और D9 के सेवेंथ में जो बैठा है, दोनों में अच्छा संबंध होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि D1 का प्लैनेट आपकी मानसिक स्थिति बताता है, और D9 के सेवेंथ हाउस का प्लैनेट आपके स्पाउस की मानसिक स्थिति बैठाता है। अगर इन दोनों में सामंजस्य नहीं है, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में ट्रबल्स या डिफरेंसेस रहेंगे। दोबारा समझाऊं या समझ में आ गया? D1 का प्लैनेट उठाओ और D9 के सेवेंथ हाउस का प्लैनेट उठाओ, दोनों के बीच में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अगर दुश्मनी है तो वो आपकी मैरिड लाइफ में ट्रबल्स या डिफरेंसेस लाएंगे। बिकॉज D1 का लग्न आपका माइंडसेट है, और D9 का सेवेंथ आपके स्पाउस का माइंडसेट है। तो आपके स्पाउस और आपके माइंडसेट का मैच होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके। अब अगर सेवेंथ हाउस में मेलेफिक बैठे हुए हैं, तो हमने क्या बताया कि पुरुष है तो वो स्त्री का भोग करता है, स्त्री है तो पुरुष का भोग करती है। पर अगर सेवेंथ हाउस में मेलेफिक बैठे हैं ना, तो ये भोग भोगने में कष्ट होता है। देर आर पेन एंड सफरिंग। देर हैव बीन केसेस वेयर इंटरकोर्स हैव बीन वेरी वेरी पेनफुल फॉर बोथ, इट कैन बी फॉर बोथ। तो अगर सेवेंथ में मेलेफिक बैठे हैं, तो दैट विल कॉज डिफिकल्टी। कई बार क्या होता है, शादी हुई और कोई दिक्कत नहीं है, तलाक वलाक भी नहीं है, बट हस्बैंड रह रहे हैं दूसरे शहर में, वाइफ रह रही है दूसरे शहर में। तो टू एक्सपीरियंस दिस भोगा ऑफ स्त्री एंड पुरुषा, सेवेंथ हाउस हैविंग मेलेफिक्स विल कॉज ट्रबल एंड पेन इन सच भोग, जो सेवेंथ हाउस का कोर काम है। क्लियर है? ये सारे रूल आप अप्लाई करो D9 चार्ट पे। चलिए जी, एट्थ हाउस पे आ जाते हैं। इट इज सेकंड फ्रॉम सेवेंथ, मतलब क्या है? इट इज मारका टू द मैरिज। अगर आपका एट्थ हाउस नवमांशा का गड़बड़ है, तो आपकी शादी का अंत कर देगा वो, आपकी शादी में ब्रेक ला देगा। लेकिन ये ब्रेक कब बच जाता है? जब एट्थ हाउस का संबंध सेवेंथ हाउस के साथ कुछ बन जाए। सेवेंथ और एट्थ में अगर म्यूचुअल संबंध हो जाता है ना, तो कहीं कहीं हद तक ये रिश्ता टूटने से बच जाता है। तो हमें खाली ये देख के कि एट्थ हाउस बहुत खराब है, ये नहीं बोलना कि आपकी शादी टूटेगी। हो सकता है कि एट्थ हाउस के ऊपर कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो, या खुद सेवेंथ हाउस के साथ रिलेशन बना रहा हो। क्लियर रचना जी?
Lord is associated with seventh house. हाँ, 8th का लॉर्ड अगर 7 से रिलेशन बना गया तो आपकी शादी को बचा देगा, अन्यथा तो ब्रेक हो जाएगी। बाकी कॉम्बिनेशन होते हैं, कई बार बृहस्पति बचा लेता है, कई बार वीनस पावरफुल रहता है तो ब्रेक नहीं हो पाता, लेकिन कष्ट तो रहते हैं। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन नवमांशा, विच इज द 9th भाव। आपको किसी भी व्यक्ति का चार्ट देखना है तो नवमांशा में सबसे पहले 9th हाउस को चेक करो, 9th हाउस की क्या स्थिति है। 9th हाउस में अगर बढ़िया प्लैनेट बैठे हैं तो भाई साहब उसका भाग्य अलग लेवल पे चलेगा, कमाल कर देगा वो व्यक्ति। कमाल का मतलब ये है कि जहां उम्मीद नहीं होगी ना वहां पे भी वो झंडे गाड़ देगा। और अगर 9th हाउस में 9th का रिलेशनशिप गुरु या सूर्य के साथ बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बहुत आगे निकल जाता है। गुरु सूर्य का मतलब हो गया इसको मैं भूल रहा हूँ, राजा और कुछ कुछ योग बनता है, इसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, जिसमें कि राजा और गुरु ये दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब राजा गुरु की तरफ आना चाह रहा है और गुरु को राजा से इतना सपोर्ट मिलता है कि उस राज्य में धार्मिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है। और ये 9th हाउस किसका है? आपका राज्य है। इसका मतलब आपके जीवन में धर्म या धार्मिक गतिविधियां बहुत सुपर हाई डिग्री से चलेंगी, क्योंकि आपके पास राजा का धन भी है और आपके पास गुरु का आशीर्वाद भी है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सन जुपिटर इन एनी हाउस इज ब्यूटीफुल। राजा की पावर और गुरु का ज्ञान, आप सोचो ये दो जब मिल जाते हैं ना, इट इज अमेजिंग। ओके, 10th भावा। 10th भावा क्या है? 4th फ्रॉम 7th। दास। 4th में कौन रह रहे हैं? विष्णु जी का वास है ना, और उनके सामने वाला घर कौन सा है? 10th हाउस। तो आप लग्न में हैं और आपके पति 7th में है, तो अगर विष्णु जी 4th में है तो 10वें में कौन बैठी हुई है? लक्ष्मी जी। महालक्ष्मी। इसीलिए अगर आपको ये देखना हो कि इस व्यक्ति ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, लेकिन ये पैसे नहीं कमा पाए, आपको कुछ नहीं करना, नवमांशा का 10th हाउस देख लो। बिकॉज 10th हाउस ऑफ नवमांशा इज लक्ष्मी स्थान। क्योंकि विष्णु जी चौथे में रहते हैं, चौथे में शयन कर रहे हैं, तो सामने लक्ष्मी जी बैठी हैं। अब अगर बेनिफिक्स 10th हाउस में बैठे हैं तो दबा के पैसा आएगा आपके पास, लेकिन वही मेलिफिक्स बैठे हैं तो अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कारक तत्व मान लीजिए शनि बैठा है 10th हाउस में, आपके पैसे का नुकसान कौन करेगा? आपके पैसों का नुकसान आपके लेबर्स करेंगे, आपके नीचे काम करने वाले लोग करेंगे। सपोज आपने एक फैक्ट्री डाली है, 10th हाउस में शनि बैठा है, आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेज कैसे हो जाएगी? उस फैक्ट्री में मजदूर हड़ताल कर देंगे। कोई व्यक्ति घर बनवा रहा था, उस घर में कोई मजदूर गिर के मर गया, उस व्यक्ति को पता नहीं कितने करोड़ रुपए देने पड़े। वो कौन ले गया? लेबर ले गई। 10th हाउस में शनि बैठा हुआ। अगर बेनिफिक बैठे हैं, दबा के पैसा है, मेलेफिक बैठे हैं, तो उन मेलेफिक के कारक तत्वों के हिसाब से, मान लीजिए मार्स बैठा है, क्या होगा? मार्स क्या करेगा सौरभ? इफ सोचो। अगर आर्मी या फिर एक्शन भी हो सकता है शायद। आर्मी से, अगर आर्मी से पैसा मिल सकता है या फिर आर्मी की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है कोई, या फिर नहीं नहीं, दोस्त। मार्स एक मेलेफिक प्लेनेट है ना, हाँ हाँ। तो आपको फाइनेंशियल हिसाब से लॉस कैसे देगा? एक्सीडेंट होके शायद एक्सीडेंट में सब चला जाएगा। और सबसे सिंपल, उतना दूर मत जाओ। मार्स क्या हाँ है? लड़ाई झगड़े का प्लेनेट है। हाँ 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 हाँ। आप किसी को थप्पड़ मार दोगे, वो आपको थप्पड़ मार बस देगा, हो कोर्ट गया। में केस चलता रह रहा है, आपके सारे हाँ पैसे कोर्ट में जा रहे हैं। मार्स जब भी दिखाई दे तो दिमाग में, आजकल की लड़ाई तलवार से नहीं होती, दिमाग हाँ में सिर्फ कोर्ट केस लेके आओ।
कि कोर्ट सर केस अगर होगा। दृष्टि दे तो तब भी होता है शायद। दृष्टि पे भी होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि मेरे साथ एक केस हुआ था। मैं हाँ, एक दिन गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया था एक औरत के पीछे, फिर उसके मुझे 10,000 देना पड़ा उसको। देना पड़ा। तो दृष्टि, अगर मार्स का दृष्टि भी है तो मार्स हम्म। आपको फाइनेंशियल लॉस देगा अपने तरीके से। हाँ। राहु होगा तो क्या होगा बताइए, बताइए रचना जी। बेटा पानी देना। राहु, सर राहु, राहु किस चीज का कारक है? राहु तो सर एक तो सडननेस का है, एक वो सिंपल क्या कहते सिंपल, हैं, राहु मतलब क्या? कोई भी बाउंड्री नहीं फॉलो करना, ठीक है। मतलब जो भी नियम है वो तो फॉलो ही नहीं करना। और बेसिक में आइए, बिल्कुल बेसिक क्या है राहु का नेचर? राहु क्या है? शो। शो। शो, और क्या करता है आदमी शो से? चीटिंग। चीटिंग। राहु क्या है? चीटिंग है। हम्म। आपको कोई शो करेगा कि ये जमीन बहुत सस्ते में मिल रही है, आप ले लो, बाद में आपको पता लगेगा उस जमीन के पेपर ही पूरे नहीं, आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए जमीन। नोएडा में सौरभ तुमको तो पता है कितने लोगों का फ्लैट अभी तक नहीं मिला उनको। नोएडा में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट में पैसे दिए और आज तक उनको फ्लैट नहीं मिला। चीटिंग। केतु, केतु क्या करेगा? डिटैचमेंट, मतलब डिटैच। आप किसी भी काम से उस समय डिटैच हो जाओगे जब आपको अगले कुछ समय में उसका लाभ मिलने वाला था। आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सडनली आपको यार छोड़ना, इस काम को छोड़ देता हूँ। मान लो आपके उसको शेयर था, आपने शेयर संभाल के रखा, शेयर के दाम बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा बढ़ने से कुछ पहले आपने वो शेयर बेच दिया, नुकसान हो गया आपको। केतु इज ऑल्सो बैड डिसीजंस। आपकी खुद के गलत निर्णयों की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया। केतु डिनोट्स मेटरनल ग्रैंडफादर या कुछ ऐसे। कई बार हम्म, क्या होता है, मेटरनल की तरफ से ना, नाना जी ने कुछ कांड ऐसा कर दिया, नाना जी ने कुछ बताया, उसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। केतु स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चीटिंग हो गई। मैं किसी गुरु के पास गया, गुरु ने मेरे को चीट कर लिया, छल कर लिया। तो जो मेलेफिक प्लैनेट दृष्टि दे रहा हो, बैठा हो, उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल लॉस आते हैं। तो सैटर्न। सैटर्न, आप बताइए सैटर्न का। बता तो दिया था मैंने कि किसी लेबर क्लास के व्यक्ति की वजह से आपको नुकसान होगा। आपने फैक्ट्री खोली, लेबरों ने हड़ताल कर दी, या आपके ऑफिस में जूनियर्स ने कुछ आपको कुछ कर दिया, आपकी प्रमोशन नहीं होने दी। सैटर्न टेंथ में, नवमांशा के टेंथ में हमेशा पैसे की किचकिच लगी रहेगी, कभी इनफ नहीं होता पैसा। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा, 10th हाउस नाइन्थ का क्या है? नाइन्थ से सेकंड है, हम्म। नाइन्थ का मारक है, ठीक है ना। अगर 10th हाउस के प्लैनेट मेलेफिक हैं तो सबसे पहले आपके गुरु से रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो आपको सद्बुद्धि देना चाहता है ना, वही उसी से आप रिश्ता खराब कर लेते हैं। या डेबिलिटी में अगर प्लैनेट आ गया तो आप गुरु की बात ही नहीं सुनो। गुरु आपको कुछ समझाएगा, ये मंत्र किया कर, ये किया कर, आप गुरु को ही गाली देने लगते हो, बिकॉज इट इज मारका टू द गुरु। दूसरा, अगर प्लैनेट डेबिलिटी में है तो उसकी दशा में आपको गुरु से इतना, मतलब वो मिलता है, कष्ट मिलता है कि आपके राजयोग तक भंग हो जाते हैं। बिकॉज 9th हाउस आपका भाग्य भी है, आपका भाग्य ही कमजोर पड़ जाएगा। जैसे किसी ने आपको बोला कि बस आपको आके ना इंटरव्यू देना, आपकी नौकरी डन है, लेकिन आपने आपके 10th हाउस में मेलेफिक और वो भी डेबिलेटेड, क्या होगा? जिस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना उसी दिन आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, आप इंटरव्यू में पहुंच ही नहीं पाओगे, इतनी बुरी तरह भाग्य खराब हो जाएगा, राजयोग ही क्षीण हो जाता है। चलिए जी, 11th भावा, ये सेकंड फ्रॉम 10th है एंड थर्ड फ्रॉम 9th है। ये उपचय भाव है, मालूम है ना। मैं 2 6 10 हम्म। 11, दिस इज वन ऑफ द उपचय भाव। उपचय भाव का मतलब है कि यहाँ पे
मेलेफिक्स जब आते हैं ना तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर आपके नवमांशा में 11th में मेलेफिक्स बैठे हैं तो बिकॉज इट इज आपका उपचय भाव, तो यहाँ पे क्या है ना कि मेलेफिक्स आपको मेहनत कराते हैं एंड दे गिव गुड रिजल्ट इन दिस हाउस। सो आप नवमांशा में देखो, अगर मेलेफिक्स बैठे हैं तो दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अच्छा, 9 से 3rd है 11th हाउस, है ना? हम्म, तो क्या होगा, आपके जो धार्मिक कार्य में है उनमें पराक्रम बल मिलता है। आप अपने पिता के साथ, गुरु के साथ या धर्म के साथ बहुत मतलब एनर्जी के साथ काम करने लगते हो, बिकॉज आपको वहां पे पराक्रम मिल रहा है। यू आर गेटिंग लॉट ऑफ पराक्रम बल इन द 11th हाउस। तो ऑलवेज अप्रिशिएट इफ यू फाइंड मेलेफिक्स इन 11th, इट इज वेरी वेरी गुड। ओके, 12th भावा, इसका सिंपल सा मतलब समझा देता हूं। 12th हाउस इज लॉस और डिनाइल। कोई भी प्लैनेट 12th हाउस में अगर बैठ गया तो उसके कारक तत्वों से रिलेटेड नुकसान आपके शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शादी का कारक कौन है? वीनस। आप देखेंगे कि अगर नवमांशा के 12th में वीनस बैठ गया तो आपके शादी में इश्यूज शुरू हो जाएंगे, या शादी में जो खुशियां होनी चाहिए थी, मैरिटल ब्लिस, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। सिमिलरली अगर जुपिटर बैठ गया, जुपिटर किस चीज का कारक है? संतान का कारक है, धन का कारक है, पांच पांच हाउसेस का कारक है ना, भाग्य का कारक है। अगर जुपिटर 12th में बैठ गया मतलब संतान में इशू हो सकते हैं, धन में इश्यूज हो सकते हैं, या ओवरऑल भाग्य में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सन बैठ गया, किस चीज का कारक है? फेम का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, पिता का कारक है। इन इन जगहों पे समस्या हो सकती है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कारक ध्यान रखो, प्लेनेट का कारक क्या है। ठीक है जी। तो हमने आज नवमांशा के 12 हाउसेस का अध्ययन किया। अब अब आप किसी का नवमांशा देखोगे ना तो आप वहां पे चुप नहीं बैठोगे, आप उसके नवमांशा को स्टडी करोगे। मैंने ये इसीलिए इस तरीके से शुरू किया कि हम नवमांशा में देखते हैं 4th हाउस में कुछ बैठा है तो क्या बोलूं मैं इसके बारे में। अब मैं बोल सकता हूँ। अब अगर नवमांशा के 12th में कोई प्लैनेट बैठा है तो मैं कुछ कुछ बोल सकता हूँ। बाकी यहां से आप बिल्डअप करो। तो 12 के 12 हाउस हमने कवर किए। अगली क्लास में हम नवमांशा के बारे में मैरिज रिलेटेड बातें शुरू करेंगे। और सर मेरा दो क्वेश्चन था। हाँ सौरभ, क्या बताइए। पहला क्वेश्चन आपने बोला मंत्र जाप करने के लिए, लेकिन मैं तो चेन्नई में रहता हूँ, पीजी में एक ही रूम में चार चार व्यक्ति रहते हैं। हाँ मैंने सुना, क्या जैसे एक ही बेड है, क्या उसके ऊपर मैं बैठ के मंत्र जाप कर सकता हूँ उधर? हाँ, हाँ। बेहतर ये है सौरभ आपके लिए कि आप माला लो और आप बाहर हम्म। वॉक पे निकल जाओ। हाँ। और मतलब ताकि सिर्फ आप और आपके भगवान, और रूम में नहीं तो रूम में डिस्टरबेंस होता रहेगा, कोई आएगा जाएगा टोकेगा। इसीलिए हाँ। बेस्ट मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर आप बहुत डिस्टर्बिंग माहौल में, तो आप खाना खाओ या खाने से पहले जस्ट लीव द रूम एंड गो फॉर अ लॉन्ग वॉक। टेक द माला इन योर हैंड एंड स्टार्ट डूइंग द जपा। माला क्यों क्योंकि रू माला क्यों बोल रहा हाँ। हूँ? क्योंकि 3rd हाउस में जुपिटर है। क्योंकि रूम में इतना साफ सुथरा रहता नहीं, मैंने सुना है कि साफ सुथरा माहौल पे हमारा जाप करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो लेकिन बेस्ट है कि आप आराम से पैदल बाहर निकल जाओ, और थोड़ा सा कोशिश करो कि चप्पल जो हो वो हवाई चप्पल हो, मतलब रबर की चप्पल हो, लेदर की ना हो। ये हाँ। थोड़ा हाँ। सा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन था कि इस महीने में कुछ शुभ मुहूर्त है, क्योंकि मेरा पिताजी ने पूछा था आपसे, किस? क्योंकि एक दुकान खोलने वाले हैं आज इस महीने में कुछ शुभ मुहूर्त, मतलब अच्छा, मैं चेक करके बता देता हूँ। 15 या अ, 16। एक मिनट, क्या डेट है बताओ। इस महीने का मतलब कब आपका प्रेफर्ड डेट है? 15। मैंने प्लानिंग किया है मेरे पिताजी ने। उस हम्म, दिन नक्षत्र देखा था, नक्षत्र भरणी का था, और मुँह और वो मतलब कारण व्यापार के लिए वो क्या बोलते हैं उसे, करण। चेक मे, किया था। मेरा ना थोड़ा सौरभ मुहूर्त उतना अच्छा है नहीं। हाँ। मेरा मुहूर्त पे प्रैक्टिस बहुत कम है। तो मैं क्या रेकमेंड करूंगा ना कि जैसे आपके आपके फादर का चेन्नई में रहते हैं?
चेन्नई पांडिचेरी में है। पौंडीचेरी में। तो वहां का कोई लोकल पंडित होना, वहां के लोकल पंचांग से देख के मुहूर्त बताए तो ज्यादा बेटर होता है। हाँ क्योंकि हाँ, कारण हाँ याद आ गया, विष्टि कारण था जो कि शुक्र का है, सुना है कि हाँ, इस कारण में व्यापार शुरू करना चाहिए। करना कर मैंने सकते हो। पिताजी को बोला कि हाँ, कार शुक्रवार को बस शुरू कर सकते एक हैं। चीज मैं बता देता हूँ आपको, हाँ इसको टेक्निकली सौरभ समझ लो और रचना जी आप भी समझ लीजिए, कि जब भी हम मुहूर्त निकालते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम किस चीज के लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं। जैसे सौरभ मुहूर्त निकालना चाहता है शॉप के लिए, दुकान के लिए, तो दुकान का मेन क्या है कि कस्टमर का आना जाना लगा रहे। ठीक है, इसका मतलब मैं जो भी टाइम चुनूंगा ना, वो मूवेबल राशि के लग्न का होना चाहिए। अगर हाँ हाँ मेरा टाइम फिक्स राशि का हो गया तो मेरे यहाँ कस्टमर नहीं आएगा, बिकॉज फिक्स राशि बैठी है। तो मेरे को क्या चुनना है, मेरे को मूवेबल राशि का टाइम, बिकॉज मूवमेंट चाहिए ना दुकान में, कस्टमर आया गया गया आया आया गया, ये चीज का हाँ। ध्यान रखना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, बहुत अच्छा मुहूर्त निकाल देते हैं और वो क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि अरे यार ये तो शॉप खोलने जा रहा है और फिक्स्ड राशि लगा दी। फिक्स्ड राशि का मतलब देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कस्टमर, बिजनेस खराब। ठीक है। तो विच एवर टाइम योर लोकल पंडित जी गिव्स, यू हैव टू जस्ट मेक अ चार्ट ऑफ दैट टाइम एंड यू विल सी दैट वो पंडित जी हमेशा मूवेबल का ही देंगे। अगर आप उनको बताओगे ना कि हम शॉप के लिए कर रहे हैं, जब आप घर गृह प्रवेश का कर रहे हैं तो कौन सा राशि होना चाहिए, फिर शायद। राशि, कौन सा होना चाहिए, स्थिर राशि होनी चाहिए। स्थिर राशि होना चाहिए, क्योंकि मुझे उस घर में वर्षों वर्षों तक रहना है। कई पंडित क्या करते हैं, मूवेबल राशि में आपको घर का प्रवेश करा देते हैं, आप उस घर में रह ही नहीं पाते हो, ट्रांसफर हो जाए, कुछ और हो जाए, घर छोड़ना पड़ जाए, कुछ ना कुछ हो जाता है नाटक। तो इसीलिए सौरभ ध्यान रखना, मेरा मुहूर्त उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए मैं मतलब नहीं कमेंट कर पाऊंगा सही टाइम पे। बट मैं ये बता सकता हूँ कि जो भी मुहूर्त निकालो उसमें लग्न जो है वो मूवेबल राशि का होना चाहिए। और अगर हाँ शुक्र ठीक है। शुक्र या मरकरी का लग्न हो तो बिजनेस के लिए बहुत उत्तम है। हाँ मुझे लगता है इतना ही काफी है, शायद इतना बस इन्फॉर्मेशन ही काफी है। हाँ, 3 6 हाँ 2 7 का अगर लग्न हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत उत्तम है। लेकिन क्या बोलते हैं, मूवेबल लग्न होना चाहिए, फिक्स मत रखना। ओके सर। ठीक है, ठीक है रचना जी, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको नवमांशा में आप थोड़ा सा कुछ समझ आया होगा। सर और पिछली बार का वीडियो भी उसे डाल दीजिएगा। मैं डाल देता हूँ, सॉरी वो माय मिस्टेक, मैं भूल गया। ठीक है कोई जी, बात थैंक यू, नहीं। शुभ रात्रि, जय माता, जय माता। जय माता। जय माता।